अरिजीत सिंह का एक गाना है कि जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि लौट के आ गई है सदा। अब इन्होंने दुआ को भेजा और आसमान से परावर्तन हुआ, आसमां लिख रहे हैं, आसमां से परावर्तन हुआ और वापस पृथ्वी पे ही आ गई। तो इनकी दुआ जो है वो भगवान तक पहुंच नहीं पाई, इसलिए इनका जीवन अच्छा नहीं जा रहा। ये क्या नाम था भाई? प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ा है, ध्वनि का परावर्तन पढ़ा है, यहाँ पर दुआओं का परावर्तन कैसे कराया उन्होंने आसमान से, ये अलग ही मैटर है। नहीं समझ में आ रहा कि दुआओं का परावर्तन होता भी है या नहीं है। हम लोगों का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, तो हम लोग आज समझेंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन है क्या? जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह से टकराती है, जैसे दर्पण से आईने से चमकदार सतह से टकराती है, तो इस प्रकाश का अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यानी ये अगर वायु है और वायु से प्रकाश की किरणें आई हैं, दर्पण से टकराई है, तो वापस उसी माध्यम में, मैं दिशा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसी माध्यम में, यानी इधर वायु था और इधर भी वायु ही है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह से टकराती है, तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन की प्रक्रिया में क्या क्या है, क्या क्या होता है, समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन, इसमें ये जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इनका नाम है आपतित किरण, और ये जो परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें लौट रही है, इसका नाम है परावर्तित किरण। ये दर्पण है, दर्पण का ये जो ऊपर वाला फेस है, सतह है, फलक है, ये है परावर्तक तल, परावर्तक तल। और ये जो नीचे वाला फेस है, ये है कलई किया हुआ तल, कलई किया हुआ तल। जिस बिंदु पर, यानी परावर्तक तल के जिस बिंदु पर प्रकाश का परावर्तन होता है, उस बिंदु का नाम है परावर्तक बिंदु, आपतन बिंदु, माफ करिएगा, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के अभिलंबवत जो आप लंब खींचोगे, इसका नाम है अभिलंब। तो ये अभिलंब ऊपर भी और नीचे भी दोनों दिशाओं में होगा, इसका नाम है अभिलंब। ये क्या हुई? जो प्रकाश की किरणें आ रही है, आपतित किरण हुई, और बीच में हमने एक लंबवत रेखा खींचा है। किस पर लंब रेखा खींचा है? परावर्तक तल पर लंब रेखा खींचा है। किस बिंदु पर? आपतन बिंदु पर। तो ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इनके बीच जो कोण बन रहा है उसे आई से प्रदर्शित करेंगे, और आई जो होता है उसका नाम होता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। अच्छा, ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, इनके भी बीच कोण बनता है। इस कोण का नाम परावर्तन कोण होता है और संकेत इसका आर होता है। यानी आर क्या है? तो परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण। गलती से मैंने यहां बिंदु लिखा हुआ है, आपतन बिंदु, तो इसको मैं कोण कर देता हूं, आपतन कोण। आई है आपतन कोण, आर है परावर्तन कोण। आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? देखिए, जो प्रकाश की किरणें आ रही है आपतित किरण, जो परावर्तन के बाद लौट रही है परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर परावर्तन हुआ है आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के लंबवत खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। यह है प्रकाश का परावर्तन। इसमें सारे पॉइंट्स को डिटेल में आपको लिख लेना है, नोट्स बना लेना है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह से टकराती है, तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपने कभी घड़ी पर धूप को दीवार पर चमकाया होगा, यानी धूप आई, आपकी घड़ी पर पड़ी और फिर वहां से दीवार पर, तो ऐसे चमकीला गोल बन जाता है, वो प्रकाश का परावर्तन है। अभी आपको जो कुछ भी यहां दिखाई दे रहा है सब प्रकाश के परावर्तन की वजह से दिख रहा है, क्योंकि कहीं से लाइट आ रही है, इस बोर्ड पर पड़ रही है, और ये वापस इस कैमरे में जा रही है, यानी आपके स्क्रीन के थ्रू वापस आपको दिखाई दे रही है। तो यहां से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तभी ये कैमरा इन सब चीजों को देख पा रहा है, रिकॉर्ड कर पा रहा है। आपने आईना लेकर जिसमें चेहरा देखते हैं, उस पर धूप लेकर आप कहीं ना कहीं आपने चमकाया होगा। कई बार पानी से भी प्रकाश का परावर्तन, कई बार क्या पानी से प्रकाश का परावर्तन होता ही है,
उसमें क्या होता है कि जो ये प्रकाश की किरणें आती हैं, मान लीजिए किसी पात्र में हमने पानी रखा हुआ है, तो ये जो प्रकाश की किरणें आती हैं इसमें से अधिकांश की किरणें अंदर चली जाती हैं, इसलिए इसका परावर्तन थोड़ा कम होता है और कहीं पर जहां छत या दीवार होगी वहां पानी झुंझलाता हुआ नजर आता है, थोड़ा चमकीला। पानी हिला दोगे आप, पानी हिलने लगेगा तो ये प्रतिबिंब भी हिलने लगता है। यानी अगर ये 100% मान रहे हो आने वाली प्रकाश की किरणों को, तो इसमें से अंदर 80% चली गई है और बाहर की तरफ केवल 20% ही लौटी है। तो यहां पर ये जो अंदर प्रकाश की किरणें जा रही है इसे अपवर्तन कहते हैं, और ये लौट जो जा रही है, लौट रही है, इसे परावर्तन कहते हैं। तो यहां पर पानी की स्थिति में ज्यादा अपवर्तन होता है, इसलिए हम इस अपवर्तन की घटना पढ़ते हैं। होता तो दोनों है, परावर्तन अपवर्तन दोनों एक ही साथ हो रहा है, लेकिन ज्यादातर प्रकाश अंदर चला जा रहा है, इसलिए हम इस टॉपिक पर अपवर्तन ही पढ़ते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर प्रकाश वापस लौट रहा है, इसलिए इस पर हम लोग परावर्तन पढ़ते हैं। तो अब आप लोगों को मैं परावर्तन का नियम बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं। परावर्तन के नियम क्या है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप जल्दी करिए और नोट्स बना लीजिए। परावर्तन का नियम अब देखिए। परावर्तन के नियम, इसके दो नियम हैं, यानी परावर्तन के नियम में दो नियम है। पहला नियम यहां देखिए, ये आपतित किरण है, अभी ये भी बताया गया, ये परावर्तित किरण है, और ये बीचों बीच क्या है, इसका नाम अभिलंब। बिल्कुल अभिलंब। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण यहां गलत हो रहा है मात्राएं, जैसे आपको पता है कि मेरी सही नहीं है। परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होने का क्या मतलब है, देखिए अगर आसानी से मिल जाता है मेरे आसपास में मार्कर वगैरह तो बताता हूं आपको। ये आपतित किरण है, प्रकाश की किरणें आ रही है। ये परावर्तित किरण है जो लौट रही है, और बीच में है अभिलंब। तीनों एक ही तल में है। कैसे? क्योंकि जब इसको समेटा जाएगा तो पेन जो बीच में है वो दोनों मार्करों से दब जा रहा है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, इधर जो जा रहा है लौट रहा है परावर्तित किरण, और ये जो बीच में है अभिलंब है, तीनों एक ही तल में है। क्योंकि जब इनको समेटा जा रहा है तो बीच वाला बीच में दब जा रहा है। अगर ये ऐसे आगे की तरफ निकल जाए बाहर की तरफ तो ये एक ही तल में नहीं है, या अंदर आ जाए तो एक ही तल में नहीं है। तो ये जब तीनों एक दूसरे पर ही दब जा रहे हैं, बीच वाला बीच में दब जा रहा है, तो इसे कहेंगे एक ही तल में होना। जैसे हमारी 4 उंगलियां एक ही तल में होती है जबकि अंगूठा दूसरे तल में जा रहा है। तो याद रखिए प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तथा अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नियम की कि इसका दूसरा नियम क्या है। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बना था, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, आई बना था ना, जिसका नाम क्या था, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण कौन सा बना था, आर, जिसका नाम था परावर्तन कोण। यानी द्वितीय नियम के अनुसार आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। क्या होता है, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो यहां बराबर कर देता हूं, परावर्तन कोण आर के, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में समान होते हैं। यहां कोण नहीं लिख पाया हूं, आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण आर के। ये है प्रकाश के परावर्तन के सिंपल से दो नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में समान होते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या है, और फिर समझेंगे कि दर्पण क्या है और दर्पण के प्रकार कितने हैं। यहां तक करने की कोशिश करते हैं। प्रतिबिंब क्या है पहले ये समझिए। देखिए प्रतिबिंब, परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद
प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। किसका? किसी वस्तु का, जहां से प्रकाश आया हो। समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कोई भी मैं दर्पण ले लेता हूं। अब यहां है एक वस्तु, यहां से एक प्रकाश की किरणें आई और ऐसे चली गई, दूसरी प्रकाश की किरण यहां गई और इधर चली गई। तो इस बिंदु से एक प्रकाश की किरण यहां हुई और यहां क्या हुआ? परावर्तन हुआ, क्योंकि ये है दर्पण। कौन सा दर्पण क्या है वो तो टॉपिक वाइज हम लोग चल रहे हैं, तो आगे नाम वगैरह सब बताया ही जाएगा। वैसे जानकारी के लिए यह अवतल दर्पण है। ये वस्तु है, इससे प्रकाश निकली है, यहाँ टकरा के क्या हुआ है? परावर्तन हुआ है, ऐसे आ गई है। और दूसरी प्रकाश यहाँ से निकली वस्तु से वापस, और यहाँ पर फिर से परावर्तन हुआ और ये टकरा के क्या वापस आ गई। तो इस परावर्तन के बाद ये जो प्रकाश किरणें यहाँ मिल रही है, यही बिंदु क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। यही बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। अब ये परावर्तन में भी होता है, अपवर्तन में भी होता है। अपवर्तन का मतलब है कि इधर मान लो जल है, इधर जल है। अब यहां से एक कोई भी, यहां पानी में एक सिक्का रख देते हैं, यहां से प्रकाश की किरणें एक सीधे निकल गई और एक इस तरफ गई, लेकिन ऊपर क्या है? वायु है, और नीचे क्या है? जल है। तो जब वायु में जाएगी तो ये इस तरफ झुकेगी। अब किस तरफ झुकना है, क्या झुकना है, ये अपवर्तन के नियम में समझा जाएगा। लेकिन वो सीधे नहीं जाके थोड़ा सा दाहिनी तरफ राइट में झुक गई है। अब ये क्या होगा? इसको पीछे बढ़ाया जाएगा। तो यहां एक दूसरे को ये मिल रही है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणें आगे चली जाएगी और ये चली जाएगी, तो अब ये कभी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरियां क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो मिलेंगे तो नहीं। अब मिलेंगे कब? इनको पीछे बढ़ाने पे मिलेंगी। तो जब ये यहां मिल रही हैं तो यहीं पर क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब। और ये सिक्का क्या था? सिक्का था हमारा वस्तु। इसी वजह से कभी भी पानी के अंदर डाला हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सिक्का यहां रहेगा और इसका प्रतिबिंब यहां बन जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि ऊपर उठा हुआ है। हालांकि इसका मेन कॉन्सेप्ट प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग समझेंगे, अभी मैं आपको प्रतिबिंब बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों में अंतर समझिए। यहां क्या हुआ है? परावर्तन हुआ है, प्रकाश की किरणें टकरा के लौटी हैं। यहां क्या हुआ है? अपवर्तन हुआ है, कहीं प्रकाश की किरणें लौटी नहीं है, बस यहां से ऐसे जा रही थी ऊपर और ये मार्ग से विचलित होकर आगे निकल गई। तो यहां क्या हुआ है? अपवर्तन हुआ है, अपवर्तन। और यहां क्या हुआ है? परावर्तन हुआ है। तो परावर्तन में भी प्रतिबिंब और अपवर्तन में भी प्रतिबिंब। इसलिए कह रहा हूं, प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखो यहां मिली नहीं है, मिली कहां? ये तो आगे जा रही थी, ये ऊपर जा रही थी, तो बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो मिलना तो है ही नहीं इनको। क्या जबरदस्ती हमने इसे पीछे खींचा और मिलाया है, पीछे खींचकर मिलाया है। तो यहाँ वास्तव में नहीं मिली है, यहाँ मिलती हुई प्रतीत हुई है, और यहाँ पर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिली है। अब ध्यान रखना कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब के जो प्रकार हैं वो दो हैं। प्रतिबिंब के प्रकार दो हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। यहां लिख देता हूं आभासी प्रतिबिंब। ये वास्तविक प्रतिबिंब यहां है। देखो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में मिली है, यहां डॉट 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 करके पीछे नहीं बढ़ाया गया है। तो ये कौन सी प्रतिबिंब हो गई? ये हो गई आपकी वास्तविक प्रतिबिंब, ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। और यहां प्रकाश की किरणें मिली ही नहीं, एक ऊपर जा रही सीधा, एक ऐसे फैलते हुए जा रही हैं, तो इसको जबरदस्ती पीछे खींच के बढ़ाया मिलाया गया है। तो ये हो गया आभासी प्रतिबिंब, ये हो गया आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे से मिलती है, तो इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और जब प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद वास्तव में नहीं मिलती, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है या आभासी रूप में मिलती हैं, तब वहां बनता है आभासी प्रतिबिंब। मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, तो आप हर एक डेफिनेशन को रिवाइज कर करके बार बार मेरी वीडियो देख के थोड़ा सा बैक कर करके आप नोट्स बना लीजिए। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। जब प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तब वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तथा जब प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, बल्कि आभासी रूप से मिलाना पड़ता है या आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये प्रतिबिंब की कहानी थी।
कोई डाउट रह गया, वापस समझना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं निश्चित तौर पे आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई और उस पर वीडियो बना के आपको बताया जाएगा, संतुष्ट किया जाएगा। क्लास अगर अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करिए और आगे बच्चों को, जो आपके क्लासमेट हैं, उनको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। अभी हम लोग अगले टॉपिक को समझेंगे, जिसमें बताऊंगा मैं कि दर्पण क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो शुरू करते हैं, दर्पण क्या है। पढ़ते हैं दर्पण। दर्पण जब किसी चिकनी वस्तु के एक सतह को कलई करके दूसरी सतह को परावर्तक सतह बना दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त वस्तु दर्पण कहलाती है। दर्पण कोई भी हो सकता है, जैसे मान लो ये है कांच है, बहुत चिकना सतह होता है, इसके एक सतह को आपने कलई कर दिया ताकि प्रकाश दूसरी तरफ नहीं जाए। अब इस पर प्रकाश आएगा तो टकरा के लौटेगा, यहां से प्रकाश आया और यहां टकरा के और वापस लौट गया, तो ये दर्पण हो गया। जब किसी चिकनी वस्तु के एक सतह को कलई करके दूसरी सतह को परावर्तक तल बना दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त वस्तु दर्पण कहलाती है। तो ये हो गया हमारा कलई किया हुआ तल, और ये हो गया हमारा परावर्तक तल। अब जरूरी नहीं है कि ये प्लेट एकदम समतल प्लेट ही हो, सीधे ही हो सकता है कि आपने ऐसे एक कांच का खोखला गोला लिया और इसे काट दिया बीच से, और इसके एक सतह को इधर कलई कर दिया, तो ये भी तो चिकना सतह है, तो यहां से भी प्रकाश टकरा के लौटने लगा, ये भी बन गया आपका दर्पण। और इसके इस सतह को, दूसरे वाले हिस्से के भी पीछे वाली सतह को आपने कलई कर दिया, तो यहां से भी प्रकाश की किरणें टकरा के लौटने लगी, तो ये भी हो गया दर्पण। अब वो दर्पण सीधा हो तो भी चलेगा और गोलीय हो तो भी चलेगा। यानी दर्पण कितने प्रकार के हैं? दर्पण के प्रकार कितने हैं? तो दर्पण के दो प्रकार हैं। पहला है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है अभी? समतल दर्पण जब किसी कांच के समतल प्लेट के एक सतह को कलई करके दूसरी सतह को परावर्तक तल बना दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण क्या होगा? समतल दर्पण होगा। और जब किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के एक सतह को कलई करके और दूसरी सतह को परावर्तक सतह बना दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण हो जाएगा गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में दो दिख रहे हैं, तो इसके बारे में भी समझेंगे। पहले ये है क्या? तो ये है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण एक फुटबॉल। गोलीय दर्पण में जब आप दबे हुए तल को कलई करते हो, तो ये बन जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। इस समय ये दबा हुआ तल कलई किया हुआ तल होता है, और ये उभरा हुआ तल क्या होता है? परावर्तक तल होता है। इसके अपोजिट जब आप उभरे हुए तल को कलई कर देते हो, तो ये बन जाता है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। इसमें दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है। यानी गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं? गोलीय दर्पण है दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दर्पण के प्रकार में क्या आ रहा है? तो दर्पण के प्रकार दो प्रकार के हैं केवल दर्पण। पहला है समतल दर्पण। किसे कह रहे हैं समतल दर्पण? तो जब किसी कांच की समतल प्लेट को, यानी जब किसी कांच के समतल प्लेट के एक सतह को कलई करके दूसरी सतह को परावर्तक तल बना दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। और दूसरा आता है गोलीय दर्पण। दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में ये दोनों हैं। यानी जब किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के दबे हुए तल या किसी एक तल को कलई करके दूसरे तल को परावर्तक तल बना दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। यह कांच का खोखला गोला है, इसको काटिए और एक हिस्सा जो मिल रहा है उसके किसी एक सतह को कलई कर दीजिए, दूसरा सतह परावर्तक तल बन जाएगा, तो इस प्रकार प्राप्त होगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में भी दो प्रकार आ रहे हैं। जैसे गोलीय दर्पण में पहला उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा आ रहा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण।
अब उत्तल दर्पण क्या है? तो जब कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के दबे हुए तल, यहां देखिए अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो दबे हुए तल को कलई कर दिया जाता है तो उत्तल दर्पण प्राप्त होता है, और जब उभरे हुए तल को कलई कर दिया जाता है तो अवतल दर्पण प्राप्त होता है। इन दोनों दर्पणों के बारे में डिटेल में कल की क्लास में हम लोग समझेंगे। उत्तल दर्पण अलग, अवतल दर्पण अलग। बस अभी आप शेप क्लियर रखिए कि दबा हुआ तल कलई हुआ है तो ये उत्तल नाम हो गया, और उभरा हुआ तल कलई हुआ है तो अवतल। और भी इनके क्या क्या स्वभाव है, व्यवहार है, और क्या क्या काम है इनका, कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, ये सब अगली क्लास में हम लोग करते जाएंगे। यहां आज हम लोगों ने इस क्लास में परावर्तन का नियम पढ़ा, पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, फिर हमने परावर्तन के नियम को पढ़ा, फिर हम लोगों ने प्रतिबिंब पढ़ा, प्रतिबिंब के प्रकार को भी किया, फिर हमने दर्पण किया और दर्पण के प्रकार को भी किया। तो आज की क्लास में मैं आपसे 2 क्वेश्चन भी कर लेता हूं। मैं यहां पर 2 डायग्राम बना रहा हूं और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये कौन सा दर्पण है। जैसे यहां पर एक ये दर्पण पहचानना है कौन सा दर्पण है, और दूसरा दर्पण यहां है, इसे भी पहचानना है ये कौन सा दर्पण है। तो दोनों दर्पणों के नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर ये क्लास आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्साह बढ़ाते रहिए। अपने क्लासमेट्स को ये शेयर कर दिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सकें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं हो, क्योंकि ये क्लास डे बाय डे, सिर्फ संडे के अलावा डे बाय डे लगातार चलने वाली है। कंटिन्यू आपके जब तक सिलेबस कवर नहीं हो जाता तब तक हम ये क्लास करने वाले हैं। आप अगर 12th में भी हो तो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कॉमन है, तो आप 2 चैप्टर तक, यानी 12th के फिजिक्स का जो सेकेंड पेपर है उसका पहला दूसरा चैप्टर कॉमन है, तो वहाँ 2 चैप्टर तक आप पढ़ सकते हो। बाकी तो ये क्लास 10th के लिए कंटिन्यू फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी कवर करते हुए पूरे सिलेबस को कवर करेंगे हम लोग। और 12th की प्रॉपर क्लास स्टार्ट करने के लिए मैनेजमेंट देखेगा कि कब इसको वीडियो स्टार्ट कराया जाए, तो उस हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि उसकी क्लास कब से लेके आनी है। चलिए, धन्यवाद।